हेलो दोस्तों, मैं पूजा वर्मा पीवीजीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इन दिनों एक मुद्दा बहुत ज़्यादा विवादित है। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप में केंद्र सरकार 4 नए कानून लेकर आई है। उन 4 कानूनों के बारे में आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ एक और देश कोरोना जैसी हालत से जूझ रहा है, इतनी बुरी सिचुएशन है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके की परेशानियों से, वहीं लक्षद्वीप में कुछ ऐसे कानून लेकर आई है हमारी सरकार जिसकी वजह से लक्षद्वीप में विवाद का माहौल छाया हुआ है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे लक्षद्वीप में आखिर ऐसी सरकार कौन से कानून लेकर आई है जिसकी वजह से लक्षद्वीप में खलबली मची हुई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे लक्षद्वीप की भौगोलिक स्थिति। तो दोस्तों, लक्षद्वीप को आप इस भारत के मैप में देख सकते हैं, जो कि आपके हिंद महासागर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने पर एक तरफ आपका बंगाल की खाड़ी तो दूसरी ओर अरब सागर पड़ता है। तो दोस्तों, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप हमारे अरब सागर में ही पड़ता है, जो कि केरल के पश्चिमी तट की तरफ है। दोस्तों, लक्षद्वीप जो है, इसमें आपके टोटल 36 द्वीप हैं। इन 36 द्वीपों में से सिर्फ और सिर्फ 10 द्वीपों पर मानव बस्तियां बसी हुई हैं, और इन 10 द्वीपों में भी आपको पता ही होगा ज़्यादातर जनजातियां बस्तियां हैं। और यहाँ पर लोग पर्यटन के स्तर पर यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए। और दूसरी बात, ये पर्यटन स्पॉट होने के साथ साथ में ये एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो हम लक्षद्वीप की लोकेशन देखते हैं। दोस्तों, ये है लक्षद्वीप का मैप। दोस्तों, लक्षद्वीप के ये कुछ खास इस पे मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट द्वीप हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इसमें से देख सकते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले 8 डिग्री और 9 डिग्री जो चैनल होते हैं वो भी यहीं पर पड़ते हैं। 8 डिग्री तो आपको पता ही होगा, ये आपका पड़ता है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, जबकि 9 डिग्री जो पड़ता है ये हमारे लक्षद्वीप में ही पड़ता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो पड़ता है वो है 9 डिग्री चैनल। यहाँ पे सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एंड्रोथ द्वीप है, और इस लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में पड़ती है। दोस्तों, एक यूनियन टेरिटरी है, और इसकी अच्छी बात ये है कि दोस्तों इस लक्षद्वीप की खास बात ये है कि ये एक प्रवाल द्वीप है। दोस्तों, प्रवाल ये कोरल द्वीप भी है, इसे कोरल द्वीप भी कहते हैं, जो मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। ये एक जीव से बनता हुआ जो अपने शरीर से एक पदार्थ छोड़ता है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और मरने के बाद एक के ऊपर एक परत जमती जाती है जिससे कि एक चट्टानों का रूप ले लेती है। ये इन्हीं प्रवाल द्वीप से बना हुआ पूरा द्वीप है लक्षद्वीप जो है, जिस पर सिर्फ 10 पर मानव बस्तियां बसी हुई हैं। दोस्तों, एक नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी कोरल द्वीप क्या है, मूंगा क्या है, कौन सा ऐसा जीव है जिसे जूज एंथली कहते हैं, जिसकी वजह से कोरल द्वीप बने हुए हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम देख रहे हैं लक्षद्वीप की भौगोलिक स्थिति, तो वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी। अब हम इसकी देखते हैं प्रशासनिक स्थिति क्या है। दोस्तों, लक्षद्वीप की प्रशासनिक स्थिति में हम बात करेंगे। लक्षद्वीप में केवल एक सांसद है, तथा यहाँ पर कोई भी सीएम नहीं है, मंत्री परिषद नहीं है, विधानसभा या मंत्री परिषद भी नहीं है। यहाँ का प्रशासन जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। इन दिनों विवाद इस बात का है कि अब तक यहाँ पर जो भी प्रशासक नियुक्त किया गया है वो या तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में जिन्हें चुना गया है वो सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कौन सा विवादित मुद्दा यहाँ शुरू हुआ जिसकी वजह से आज यहाँ इतनी बुरी सिचुएशन हो चुकी है। दोस्तों, दरअसल यहाँ विवाद जो है वो शुरू हुआ था दिसंबर 2020 से, जब यहाँ के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति जी ने यहाँ के लिए एक प्रशासक और नियुक्त किया, जिनका नाम था प्रफुल्ल पटेल। जी हाँ दोस्तों, जब से प्रफुल्ल पटेल जी ने ये पदभार संभाला है, तब से इनके द्वारा लिए गए निर्णयों से यहाँ पर व्यापक स्तर पर विरोध प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पहले यहाँ के जो भी प्रशासक हुआ करते थे वो आईएएस ऑफिसर्स हुआ करते थे, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए पहले व्यक्ति हैं। जब से इन्होंने यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर भी विस्तार होना चाहिए, यहाँ पे लोगों को जागरूक होना चाहिए, और इनको भी बाहर की संस्कृति से, समाज से जुड़ने के लिए यहाँ पर व्यापक स्तर पर
बहुत से चेंजेस करने होंगे, जिसकी वजह से यहाँ के लोग इनके विरोध में खड़े हो गए हैं और उनका मानना है कि ये लोग हमारी संस्कृति को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, यहाँ पर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ के पर्यावरण को भी नुकसान होगा और इनकी जनजातियाँ विस्थापित होने पर मजबूर हो जाएँगी। तो दोस्तों इन 4 कानून के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम जिस कानून की बात करेंगे वो ये है कि लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 का मसौदा, यानी लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 का मसौदा, ये 2021 में आए हुए हैं। जैसे 2020 में ही दिसंबर में जब ये प्रशासक नियुक्त हुए हैं प्रफुल्ल पटेल जी, तो इन्होंने 4 कानून बनवाए हैं। तो दोस्तों इन 4 कानूनों में पहले कानून की हम बात करते हैं। दरअसल लक्षद्वीप में आधारभूत संरचना से जुड़े किसी भी विकास कार्यों के लिए स्थानीय निवासी की संपत्ति अथवा भूमि जब्त की जा सकती है तथा उसे विस्थापित किया जा सकता है। इससे वे समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। ये है हमारे प्रफुल्ल पटेल जी के विचार। वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे आधारभूत संरचना का विकास हो, सड़कें, नहरें, बंदरगाह ये सब चीज़ें बने, पर्यटन की व्यवस्था अच्छे से की जाए, होटल इंडस्ट्रीज़ वगैरह ये सब चीज़ें बनाई जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों का भी विकास हो सके और यहाँ के वंचित वर्ग का भी उत्थान हो सके और वे भारत की मुख्य धारा से जुड़ सकें। लेकिन इसके विरोध में बहुत से कारण हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि ये कानून स्थानीय निवासियों को उनके पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित करता है, जहाँ वे लंबे समय से रहते आ रहे हैं। इससे यहाँ की संस्कृति एवं पर्यावरण को भी नुकसान तथा विस्थापन से इनकी आजीविका भी प्रभावित हो सकती है। ऐसा वहाँ की जनजातीय समुदायों का मानना है कि मतलब जाहिर सी बात है, चाहे वो हो, आप हो, कोई भी हो, अगर ज़बरदस्ती आपकी जगह आपसे छीन ली जाए, माना कि इसके बदले उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उनसे उनकी ज़मीन छीनी जाएगी तो प्रॉब्लम तो होगी, चाहे वहाँ के जनजातीय समुदाय के लोग हों, चाहे शहरों में बसे हुए हम जैसे आम इंसान हों। लेकिन प्रॉब्लम हर किसी को होती है अगर उन्हें उनकी स्थानीय संपत्ति से वंचित किया जाता है। दोस्तों अगले कानून की तरफ चलते हैं। दोस्तों दूसरा कानून है असामाजिक गतिविधि निवारण अधिनियम 2021। दोस्तों ये एक ऐसा कानून है जिसमें ऐसा किया गया है कि अगर किसी पर संदेह भी हो गया, गैर कानूनी गतिविधियों से अगर संदेह मात्र पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लगभग 1 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों ये कानून अब से बहुत वर्षों पहले एक रॉलेट एक्ट का नाम आपने सुना ही होगा, जिसे काला कानून कहा गया, उसकी तरह प्रतीत होता है। सोचिए आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अगर कोई ऐसा कानून लाया जाता हमारे देश में, क्या ये कहीं तक उचित है? जैसे कि आपको एक बात और भी पता होगी, लक्षद्वीप एक शांत प्रिय राज्य है, यूनियन टेरिटरी है। ये जम्मू कश्मीर या उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह नहीं है, जहाँ पे घुसपैठ या फिर आतंकवादी गतिविधियाँ या नक्सलवादी ऐसी कोई भी गतिविधियाँ नहीं होती। शांत प्रदेश होने के बावजूद क्या यहाँ पर ये कानून लाना उचित है? अगर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं इस पर, तो आप ज़रूर बताएं। अगले कानून पर चलते हैं। दोस्तों तीसरा कानून है पंचायत अधिसूचना का मसौदा 2021। इस कानून में एक खास बात की गई है। दोस्तों खास भी नहीं है क्योंकि पहले से ही हमारे राजस्थान राज्य में ये पहले से ही चली आ रही है। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए, एक ऐसा राज्य जहाँ पे ऑलरेडी जनसंख्या इतनी कम है, यहाँ पे 2011 की जनगणना के मुताबिक 65,000 आबादी है। तो सोचिए यहाँ पर ऐसा कानून लाया गया है जिससे पंचायत चुनाव में 2 या 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। आप दोस्तों खुद सोचिए, जहाँ पे आबादी ऑलरेडी इतनी कम है वहाँ पर ऐसा कानून लाने का क्या औचित्य बनता है? यहाँ पर नसबंदी या फिर लोगों को क्या कहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूक करके भी लोगों को वैसे भी समझाया जा सकता है। उसके लिए इतना कठोर कानून लाने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता थी। फिर भी अगर सरकार ने कुछ कदम उठाया है तो शायद उसके पीछे कुछ और भी वजह हो, तो इसके लिए सरकार को खुद भी आके अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर भी इतने शांतिप्रिय राज्य में पहले और जैसे राज्यों जैसे सिचुएशन ना उत्पन्न हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो या फिर हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों, जहाँ पे अक्सर छोटे मोटे मुद्दों को लेकर या किसी भी बात को लेकर आए दिन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। तो इतने शांतिप्रिय राज्य में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो फिर तो हमारे देश की शांति भंग होना लाजिमी है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे कानून के ऊपर। दोस्तों चौथा कानून है लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन 2021। इस कानून के अंतर्गत गौ मांस पर प्रतिबंध लगाया गया है। वैसे तो ये अच्छी बात है गौ मांस पर प्रतिबंध, लेकिन आलोचकों का मत है कि इसके माध्यम से केंद्र सरकार मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति भेदभाव की नीति अपना रही है, क्योंकि मुसलमान गौ मांस
खाते हैं, ईसाई वो भी गौ-मांस खाते हैं। और यहाँ पर आपको पता है मैक्सिमम आबादी मुसलमानों और ईसाइयों की है। हिंदू यहाँ लेश मात्र ही रहते हैं। तो सोचिए ऐसे राज्य में अगर ऐसा कानून लाया गया है तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। दोस्तों, जहाँ हमारा देश ऑलरेडी कोरोना जैसी महामारी से पहले ही इतना जूझ रहा है, क्या ऐसे समय पर ऐसे कानून देश में लाना, सॉरी, देश की जगह लक्षद्वीप में लाना क्या उचित होगा? यहाँ पर जो लोग शांति प्रिय हैं वो भी उग्र हो जाएं, क्या ये हमारे देश के लिए उचित होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर पहले सबसे पहले दोस्तों हमारी सरकार को या केंद्र सरकार को ये भी सोचना होगा कि क्या ये कानून इस राज्य में लाना ठीक है, हाँ या नहीं। इन कानून को बाध्यकारी तरीके से लागू नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश किसी भी नियम को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य जनता का अधिकतम कल्याण करना होता है। किंतु वर्तमान के शिक्षित एवं जागरूकता समाज के भीतर इस प्रकार के कानूनों का कल्याणकारी प्रतीत होना भी आवश्यक हो गया है। निश्चित तौर पर लक्षद्वीप के प्रशासक द्वारा हाल ही में जारी मसौदे एवं प्रावधानों को लेकर स्थानीय स्तर पर चिंता के पहलू अवश्य विद्यमान हैं। अतः इस संबंध में प्रशासन को किसी भी नियम को एक पक्षीय तरीके से लागू करने से पहले स्थानीय लोगों, विशेषकर स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से वार्ता अवश्य करनी चाहिए। इन कानूनों को बाध्यकारी तरीके से लागू करने के बजाय जनता की सामान्य स्वीकृति के माध्यम से लागू करना अधिक बेहतर विकल्प हो सकता है, ताकि इन प्रावधानों को अपेक्षित एवं वांछित लाभ प्राप्त किया जा सके। दोस्तों, इतने शांतिप्रिय और इतने खूबसूरत पर्यटन स्थल होने के साथ एक अत्यंत बेहद खूबसूरत जगह है जहाँ पर जनजातियाँ अपने प्राकृतिक निवास में अच्छे से वास कर रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है, हमारा इतना बड़ा देश है, हम वहाँ भी अच्छे से विकास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आदिवासी को परेशान करना या उन्हें दुखी करना या उनको उनकी जगह से विस्थापित करना या ऐसे कानून लाकर जिनकी वहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। वैसे यहाँ का विकास करना ज़रूरी है, लेकिन विकास के नाम पर इन लोगों का मिसयूज़ हो या यहाँ की प्राकृतिक संपदा का नुकसान हो, ये भी कहीं से उचित नहीं, क्योंकि इससे पर्यावरण का नुकसान भी होगा। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर, जैसे आपको पता है ये अरब सागर में स्थित है, तो इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यहाँ पर इतने द्वीप हैं जो कि यहाँ की हमारे देश की प्राकृतिक संपदा है। इतने सारे वन है, वन्य जीव हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब का संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। तो हमें यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करके प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो पहले यहाँ के स्थानीय निकायों से यहाँ से हमें अच्छे से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि क्या ये कानून हमें यहाँ लागू करने चाहिए या नहीं, तभी लागू करना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ मैंने अभी तक आपको जो जानकारी दी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आज ही हमारे चैनल PVGS अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।